नमस्कार, मैं मनु पवार। वैसे तो सरकार के मुखिया से विपक्ष के नेताओं का मिलना कोई असामान्य घटना नहीं है, मतलब बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कोई इसमें, खासकर राज्यों में, क्योंकि अपने क्षेत्र से जुड़े या राज्य से जुड़े कई ऐसे विषय होते हैं जो कि विपक्ष के नेता सीएम तक डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं, मुद्दा सीधे उनके ध्यान में लाना चाहते हैं। तो उसमें कोई अचरज करने की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ऐसे मौकों पर विपक्ष के नेता अक्सर दल बल के साथ जाया करते हैं, मतलब उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी होते हैं। उससे यह भी मैसेज जाता है कि अपोजिशन वाली पार्टी प्रदेश के किसी भी मसले, किसी सवाल को कितनी गंभीरता से ले रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ विपक्षी पार्टी के नेता अक्सर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना ही पसंद करते हैं, और उत्तराखंड की राजनीति में अब ये न्यू नॉर्मल सा हो गया। मतलब लोग अब ये देखने के आदी हो गए हैं, वो ये समझ जाते हैं कि अगर विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अकेले में पहुंच जा रहा है तो जरूर किसी सेटिंग का मसला होगा, उसका कोई पर्सनल काम होगा। हो सकता है कि नेताजी की या उनके किसी करीबी या सगे संबंधी की सरकारी सिस्टम में कोई बहुत महत्वपूर्ण फाइल अटकी हुई हो, कोई अपना निजी काम फंसा हुआ हो जिसे सीएम से ही करवाया जा सकता है, आदि आदि। जैसे कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत साहब 30 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब को मिलाए। धामी साहब ने उनका स्वागत उनके हाथ में पौधा थमाकर किया। हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई गई और उसे खूब प्रचारित प्रसारित भी किया गया। ऐसा दोनों तरफ से हुआ। ये एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है, मतलब धामी साहब की तरफ से इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाया जा चुका है कि वो उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं को साध चुके हैं, उनकी धार कुंद कर चुके हैं, और हो सकता है कि रावत साहब सीएम धामी से मिलकर अपनी पार्टी के भीतर भी कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हों। बाद में हरीश रावत जी के सोशल मीडिया पोस्ट से ही पता चला कि वो अपनी विधायक बेटी अनुपमा रावत के साथ सीएम धामी से मिलने गए थे। जरा उनकी पोस्ट पर ध्यान दीजिए। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार का बहुत ख्याल रखते हैं। यानी हरीश रावत सीएम धामी साहब के शिष्टाचार पर लहालोट हैं, दोस्ती निभाई जा रही है, वो भी ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब करीब 1.5 साल ही बाकी हैं। विपक्ष को ऐसे समय में किन तेवरों में दिखना चाहिए था, ये रावत साहब जैसे खांटी राजनीतिज्ञ को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हरीश रावत साहब मुख्यमंत्री की राजनीतिक और पीआर अदाओं पर इन दिनों कुछ ज्यादा ही फिदा दिख रहे हैं। पिछले दिनों जब धामी साहब की धान की रोपाई करती हुई तस्वीरें प्रचारित की गई तो रावत साहब भावुक हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट में लिख बैठे कि मुख्यमंत्री जी के हुड़किया बोल में धान की रोपाई करने और हल की मूठ पकड़ने की बड़ी चर्चा है। इस चर्चा ने निश्चय ही बदलाव की हवा को पीछे धकेल दिया है। इस लाइन का मतलब समझे आप? विपक्ष के मतलब कांग्रेस के एक बड़े नेता को इस बात का संतोष है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को बदला नहीं जा रहा है। हरीश रावत इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि धामी साहब की सीएम की कुर्सी सलामत है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने धान की रोपाई करके और हल की मूठ पकड़ के बदलाव की हवा को पीछे धकेल दिया है। इतना संतोष या इतनी आश्वस्ति तो धामी के समर्थकों या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं होगी जितनी हरीश रावत को हो रही है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि हरीश रावत साहब का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं है। पिछले काफी समय से वो गाहे बगाहे धामी साहब की तारीफ करने के मौके नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी नाम से चलाए जा रहे एक अभियान की सोशल मीडिया पर भरपूर सराहना की, और तो और उन्होंने उस पोस्ट पर पुष्कर सिंह धामी को तो टैग किया ही, साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब को भी टैग कर दिया। बताइए, हरीश रावत अपनी पार्टी के हाईकमान को मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देखो सीएम धामी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो 2027 चुनाव नजदीक आ रहा है ना, हरीश रावत साहब का कुछ अलग ही गेम चल रहा है। वैसे हरीश रावत का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। वो तो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा। वैसे उम्र भी उनकी काफी हो गई है, 77 साल पार कर चुके हैं शायद। हालांकि राजनीतिक हसरतें जो है नेता को बूढ़ा नहीं होने देती, इसीलिए हरीश रावत भी खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी में उन्हें पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा है।
आपने भी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर रावत साहब अक्सर लोकल खान पान, फल, सब्जियों इत्यादि के वीडियोस शेयर करते रहते हैं। मतलब वो इस समय इतने फ्री हैं। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के वो अकेले नेता नहीं है जिनकी सत्ता से मधुर संबंधों की चर्चाएं आम हैं। जो भी आपको उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आते हैं ना, उनमें से कई नेता विपक्ष में रहकर भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं और ये पब्लिक को सब पता है। जैसे प्रीतम सिंह को ही लें, वो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, अब कई साल से सिर्फ विधायक बने हैं, लेकिन देहरादून में जो यमुना कॉलोनी नाम से मंत्रियों के सरकारी आवास है ना, वो वहां डटे हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि धामी सरकार से उन्हें पूरा संरक्षण मिला हुआ, इसलिए पब्लिकली सरकार के खिलाफ कभी आक्रामक बोलने का साहस नहीं दिखाते। और तो और उत्तराखंड में इस समय जो नेता विपक्ष है ना, वो कांग्रेस के यशपाल आर्य साहब, उनके बारे में भी आम धारणा कुछ ऐसी है। वो भी इनडायरेक्टली सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस के एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस को धामी सरकार के खिलाफ चढ़कर बोलने का मौका मिला, यशपाल आर्य साहब उस भूमिका से गायब पाए गए। आपको ध्यान होगा जब इसी साल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वाला विवाद हुआ था ना, पहाड़ियों के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी, उस पर जो बहुत उनको हटाने के लिए बहुत दबाव बन रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के सदन में बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के विधायक हैं बुटोला साहब, उन्होंने जब विधानसभा में स्पीकर से अकेले भिड़ंत कर ली तो सरकार के सामने असहज स्थिति हो गई थी। तब नेता विपक्ष यशपाल आर्य साहब मुख्यमंत्री को मिलने अकेले उनके सरकारी आवास तक पहुंच गए। उस दौरान की एक फोटो भी रिलीज हो गई थी। तो हो सकता है कि वो मुलाकात पूर्व निर्धारित रही हो, लेकिन धामी और यशपाल आर्य की उस मीटिंग की टाइमिंग ऐसी थी जिससे ये मैसेज गया कि धामी साहब यशपाल आर्य के जरिए उस विवाद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये धामी साहब का अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट है कि उन्होंने राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अलग अलग तरीकों से साधा हुआ है। इसे उत्तराखंड में कांग्रेस का राजनीतिक बंध्याकरण भी कह सकते हैं कि वो किसी काम की नहीं रही। उत्तराखंड में कांग्रेस एक ऐसा विपक्ष बन गई है जिससे सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है, सब फील गुड टाइप चल रहा है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री धामी साहब से ईर्ष्या फील करते होंगे कि देखो तो उनको जो है कितना सहयोगी विपक्ष मिला है, उनके लिए कितना सुविधाजनक हो गया सरकार चलाना। एक ऐसा विपक्ष जो कि सरकार की कार्यशैली और उसकी नीतियों की आलोचना करने और उसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने के बजाय खुद ही उसका गुणगान करने में जुटा हुआ है। शायद इसीलिए राजनीति को करीब से देखने समझने वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसे हालातों में उत्तराखंड में कांग्रेस 2027 में तो क्या 2032 में भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। अब मनु, अगर कहा जाए, अगर कांग्रेस इसी तरह रही है, केवल एक गणेश गोदियाल और 2-4 और नेता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस में, बाकी तो सब खत्म है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस 27 छोड़िए 32 में भी नहीं है। अगर यही हाल रहा तो उससे ज़्यादा मैं स्वाभिमान मोर्चा में ज़्यादा उम्मीद की किरण देखता हूँ। असल में अपने बड़े नेताओं के सत्ता से गलबहियां डालने की वजह से कांग्रेस उत्तराखंड में दिशाहीन हो गई है। नेता मौज कर रहे हैं और पार्टी चौराहे पर है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कांग्रेस की इसी निष्क्रियता की वजह से उत्तराखंड में अपोजिशन वाला जो स्पेस है ना, वो लगातार खाली होता जा रहा है। कांग्रेस वाली जगह भरने के लिए दूसरी ताकतें लगातार संघर्ष कर रही हैं। जैसे कुछ पॉकेट्स में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इन फोर्सेस के उभरने की वजह ही यही है कि धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष की अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रही है, और इसकी बड़ी वजह वही है जो मैंने आपको बताई। उसके नेता सरकार से और मुख्यमंत्री से अपनी मैत्री निभा रहे हैं। ये वही उत्तराखंड है जहां की राजनीति में कई साल पहले एक शब्द बहुत प्रचलन में आया था, मित्र विपक्ष। ये शब्द एनडी तिवारी साहब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान चलन में आया था। और आपको पता ही होगा कि एनडी तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 2002 से 2007 तक पूरे 5 साल सरकार चलाई, मजे से चलाई। उस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी का एक तरह से राजनीतिक बंध्याकरण कर दिया था, जैसा आप धामी साहब कर रहे हैं। तिवारी साहब के टाइम पर विपक्ष के कई बड़ी नेताओं को चोरी छिपे इंडिविजुअली मतलब सीएम से मिलते हमने भी देखा है कई बार।
उस समय देहरादून में सीएम का सरकारी आवास नहीं बना था। तब देहरादून का जो सर्किट हाउस है उस वही जो है सीएम हाउस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। तो देहरादून में हमारी एक पुरानी परिचित पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने तब एक दिन उत्तराखंड बीजेपी के एक बड़े नेता को बैकडोर से सीएम हाउस में घुसते और निकलते देखा। ये नहीं, बाद में उन्होंने हमें यह भी बताया था कि उनकी आंखों के सामने ही बीजेपी के उस बड़े नेता को सीएम एनडी तिवारी ने एक मोटी राशि का चेक सौंपा था। पता चला कि शायद कुछ किताब उताब छपवाने के नाम पर वो चेक लिया गया था। बहरहाल एनडी तिवारी ने मुख्यमंत्री रहते उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं को फायदा पहुंचाया, उनके काम प्रायोरिटी से करवाए, लिहाजा सबकी बोलती बंद रही और इसी वजह से उन दिनों मित्र विपक्ष ने उत्तराखंड के राजनीतिक शब्दकोश में जगह बना ली। ये बात अलग है कि तिवारी साहब की पार्टी के भीतर ही उन दिनों हरीश रावत के रूप में उनका विपक्ष कब से उनकी कुर्सी पलटने को तैयार बैठा था, लेकिन उनसे हो न सका। वो तो तिवारी सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय नरेंद्र सिंह नेगी जी का नौछमी नारायण आ गया, जिसने सत्ता विरोधी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वरना जिस तरह से एनडी तिवारी ने उन दिनों बीजेपी के भीतर मित्र विपक्ष तैयार कर लिया था, उससे उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था। अब धामी साहब भी विपक्ष के नेताओं को साध लेने की एनडी तिवारी वाली कला को ही और विकसित स्वरूप में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वोट तो पब्लिक देती है। विपक्ष को साध लेने से सरकार कंफर्टेबली चल सकती है, वो मनचाहे फैसले ले सकती है, मनमर्जी का काम कर सकती है, लेकिन जनता को साधना इतना आसान नहीं है। विपक्ष का तो एनडी तिवारी ने भी राजनीतिक बंध्याकरण कर दिया था, लेकिन ऐसा करने से उनकी सरकार तो रिपीट नहीं हो पाई, जबकि उनको तो विकास पुरुष कह कहकर उनके समर्थकों ने महामानव बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये एक सबक भी है और सत्य भी, क्योंकि सरकारें जनता के वोट से बनती हैं। विपक्ष के नेता अगर अपनी अपनी सुविधाओं के चक्कर में सरकार के आगे नतमस्तक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ राज्य में कहीं कोई नाराजगी या कहीं कोई असंतोष नहीं है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी एक हद तक ही काम करता है। अभी चुनाव में तो 1.5 साल है, तब तक तेल देखिए और तेल की धार देखिए। तो आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसके लिंक को अपने मित्रों परिचितों तक भी ज़रूर फॉरवर्ड करें, और आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो मैं अपना QR कोड यहाँ शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसे स्कैन करके छोटी मोटी जो भी मदद आप कर सकते हैं कीजिएगा। और हाँ, आप पूरा वीडियो देख चुके हैं और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। इससे होगा ये कि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।